हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के सोशल साइंस की बुक भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज के अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति हम एक पहले ओवरव्यू इसका देखेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, इसके दौरान क्या क्या घटनाएं घटी और इसके प्रभाव क्या हुए। तो दोस्तों, फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल और आमूल परिवर्तन की अवधि थी फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 से लेकर 1799 तक चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया, एक गणतंत्र की स्थापना हुई, खूनी संघर्षों का दौर चला और अंततः नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई, जिसने जिससे इस क्रांति के अनेक मूल्यों का पश्चिमी यूरोप में और उसके बाहर प्रसार हुआ। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी और इससे विश्व भर में पूर्ण राजतंत्र का ह्रास होना शुरू हो गया और नए गणतंत्र और उदार प्रजातंत्र बने। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस को ही नहीं अपितु समस्त यूरोप के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति को केवल फ्रांसीसी क्रांति को पूरे विश्व के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। दोस्तों, इस क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्रता की ललक कायम की और अन्य देश भी राजशाही से मुक्ति के लिए संघर्ष करने लगे। इसने यूरोपीय राष्ट्रों सहित एशियाई देशों में राजशाही और निरंकुशता के खिलाफ वातावरण तैयार किया और जिसके कारण ही क्रांति में परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों, अब जानेंगे हम इसकी फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। इसके विभिन्न कारण थे। सबसे पहला है राजनीतिक परिस्थितियां। दोस्तों, राजनीतिक परिस्थितियां इस तरह की थीं जिन्होंने क्रांति को जन्म दिया। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था जो राजत्व के दैवी सिद्धांत पर आधारित था, यानी राजा को देवता के समान माना जाता था। इसमें राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे और राजा स्वेच्छावादी था, यानी अपनी मर्जी का मालिक था, जो वो चाहता था वो कर सकता था। 14वें लुई लुई 14वें के शासनकाल में, जिसका शासनकाल था 1643 से लेकर 1715 तक, निरंकुशता अपनी पराकाष्ठा पर थी। उसने कहा, मैं ही राज्य हूं। वह अपनी इच्छानुसार कानून बनाता था। उसने शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण राजतंत्र के पक्ष में कर लिया था, यानी अपने फेवर के वो नियम कानून बनाता था। दोस्तों, 14वें लुई ने जिस शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया उसमें योग्य राजा का होना आवश्यक था, किंतु उसके उत्तराधिकारी 15वां लुई और 16वां लुई पूर्णतः अयोग्य थे। लुई 15वां, जिसका शासनकाल था 1715 से 1774 तक, अत्यंत विलासी, अदूरदर्शी और निष्क्रिय शासक था। दूसरा, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध और सब वर्षीय युद्ध में भाग लेकर देश की आर्थिक स्थिति को भारी क्षति पहुंचाई, जिसके बावजूद भी वर्साई का महल विलासता का केंद्र बना रहा और उसने कहा था कि मेरे बाद प्रलय होगी। क्रांति की पूर्व संध्या पर लुई 16वां, जिसका शासनकाल था 1774 से लेकर 93 तक, वो शासक था। वह एक अकर्मण्य और अयोग्य शासक था। उससे भी स्वेच्छाचारित और निरंकुशता का उसने भी स्वेच्छाचारित, यानी कि वो भी अपनी मर्जी का मालिक था और उस पर किसी का निरंकुश नहीं था। उसने कहा कि यह चीज इसलिए कानूनी है कि यह मैं चाहता हूं। अपने एक मंत्री के त्यागपत्र के समय उसने कहा कि काश मैं भी त्यागपत्र दे पाता। उसकी पत्नी मैरी एंटोनेटे का उस पर अत्यधिक प्रभाव रहता था। वह फिजूल खर्ची करती थी और आम आदमी की परेशानियों को कभी नहीं समझती थी। एक बार जब लोगों का जुलूस रोटी की मांग कर रहा था तो
उसने लोगों को सलाह दी कि यदि रोटी उपलब्ध नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते। तो इस तरह से वो भी एक निरंकुश शासक की पत्नी थी। और दूसरा कारण था सामाजिक परिस्थितियां। दोस्तों, फ्रांसीसी समाज विषम और विघटित था, बटा हुआ था अलग अलग वर्गों में, विषम तरीके से 3 वर्गों में विभाजित था। एक था प्रथम एस्टेट। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में जनसाधारण शामिल था। फर्स्ट थे पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग और तीसरा था जनसाधारण। पादरी और कुलीन वर्ग को व्यापक विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि जनसाधारण अधिकार विहीन था, जनसाधारण को कोई अधिकार नहीं थे। तो इसमें प्रथम स्टेट में कौन कौन लोग थे? पादरी वर्ग 2 भागों में विभाजित था, उच्च और निम्न। उच्च वर्ग के पास अपार धन था, वह टाइथ नाम का कर वसूलता था। ये शानो शौकत और विलासीपूर्ण जीवन बिताते थे और धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि कम थी। देश की जमीन का 5वां भाग चर्च के पास ही था और ये पादरी वर्ग चर्च की अपार संपदा का प्रयोग करते थे। ये सभी प्रकार के करों से मुक्त थे, कोई कर इनको नहीं देना पड़ता था और इस तरह इनका जीवन भ्रष्ट, अनैतिक और विलासी था। इस कारण यह वर्ग जनता के बीच अलोकप्रिय था, यानी जनता की नजरों में चुभता था और जनता के असंतोष का कारण भी बना रहा था। दूसरा साधारण पादरी वर्ग था, जो निम्न स्तर के पादरी थे। चर्च के सभी धार्मिक कार्यों को ये संपादित करते थे। ये ईमानदार थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे, अतः उनके जीवन यापन का ढंग सामान्य जनता के समान था। अतः उच्च पादरियों से घृणा करते थे और जनसाधारण के प्रति सहानुभूति रखते थे। क्रांति के समय इन्होंने क्रांतिकारियों को अपना समर्थन दिया था। दूसरा है द्वितीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी थे। पादरी में दो तरह 2 वर्ग थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। और द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में शामिल था और सेना, चर्च, न्यायालय आदि सभी महत्वपूर्ण विभागों में इनकी नियुक्ति की जाती थी। इंतजाम के रूप में उच्च प्रशासनिक पदों पर इनकी नियुक्ति होती थी और ये किसानों से विभिन्न प्रकार के कर वसूलते थे और उनका शोषण करते थे। यद्यपि रिशलू और लुई 14वें के समय कुलीनों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, किंतु आगे लुई 15वें और 16वें के समय में इन्होंने अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। यह कुलीन वर्ग भी आर्थिक स्थिति के अनुरूप उच्च और निम्न वर्ग में बटा हुआ था। अब है तीसरा स्टेट। तीसरे स्टेट में कौन लोग थे? तृतीय स्टेट के लोग जनसाधारण वर्ग से संबंधित थे, जिन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। इनमें मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी और बुद्धिजीवी लोग थे। ये सब वर्ग असमानता के कारण सामंतों और चर्चों के उच्च पदाधिकारियों से घृणा करते थे। सामंतों का व्यवहार इनके साथ अपमानजनक था। इस वर्ग में कुछ लोगों के पास धन और योग्यता थी, पर समाज में प्रतिष्ठा नहीं थी। यह विषमता भी दूर हो सकती थी जब सामंती पिरामिड को खत्म कर दिया जाता। इस वर्ग की मांग थी, बुराई दूर करने के लिए मेरी आवाज सुनी जाए। फ्रांस में किसानों की संख्या 2 करोड़ थी। इसमें अधिकांश अर्धकृषक या बंधुआ थे। किसान राजा को विभिन्न कर देते थे। मध्यम वर्ग, जिसको बुर्जुआ कहा जाता था, बुर्जुआ। मध्यम वर्ग में साहूकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार और कर्मचारी आदि सम्मिलित थे। उनकी आर्थिक दशा में उनकी आर्थिक दशा तो अवश्य ठीक थी, लेकिन फिर भी तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के प्रति आक्रोशित थे। इस वर्ग को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। पादरी और कुलीन वर्ग का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था। इसका कारण मध्यम वर्ग कुलीनों के सामाजिक श्रेष्ठता से घृणा करते थे और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करने कर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के इच्छुक थे। यही कारण था कि फ्रांस की क्रांति में इनका मुख्य योगदान रहा और उन्होंने क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। देश की राजनीति और सरकार पर प्रभुत्व कायम करने के लिए इन दोनों वर्गों में संघर्ष अनिवार्य था। इस तरह 1789 की फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी समाज में असमानता के विरुद्ध
संघर्ष थी। यानी जो मेन कारण था वो था कि समाज में असमानता थी, इसके खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ। तीसरा कारण था आर्थिक परिस्थितियां। आर्थिक परिस्थितियों में फ्रांस की आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त थी। राज्य दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गया था। वस्तुतः फ्रांस के राजाओं की फिजूल खर्ची और लुईस 14वें के लगातार युद्धों के कारण शाही कोष खाली हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद लुई 15वें ने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में और सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया, जिससे राजकोष पर बोझ और बढ़ा, और अंततः लुई 16वें ने अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में भाग लेकर फ्रांस की आर्थिक दशा को और भी जर्जर बना दिया। सम्राट, सामग्री और उनके परिवार पर राज्य की अत्यधिक राशि खर्च की जाती थी। वर्साय का राजमहल राजकोष के लूटपाट का साधन बना था। दूसरी तरफ कर प्रणाली असंतोषजनक थी। विशेषाधिकारों के कारण संपन्न वर्ग कर से मुक्त था और गरीब किसान को आर्थिक दृष्टि से जो कि विपन्न था, वो एकमात्र करदाता था। यानी जो गरीब लोग थे वो ही कर देते थे और संपन्न वर्ग जो है वो कर नहीं देता था। इस तरह कोष की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। राज्य ऋण के बोझ के तले दब गया था। मूलधन की बात तो क्या, फ्रांस ब्याज चुकाने में भी असमर्थ था, अर्थात राज्य दिवालियेपन की स्थिति में पहुंच चुका था। देश की आर्थिक दुर्व्यवस्था को व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देकर सुधारा जा सकता था, लेकिन सरकार की वाणिज्य नीति इतनी अनियंत्रित और दोषपूर्ण थी कि उससे राज्य में उत्पादन और व्यापार का विकास संभव नहीं था। लुई 16वें ने तुर्गोन, नेकर जैसे वित्त सलाहकारों के माध्यम से आर्थिक संकट को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ये सुधार प्रयास लागू नहीं हो सके क्योंकि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ने अपने ऊपर कर लगाने की बात स्वीकार नहीं की थी। तुर्गोन नेकर ने सलाह दी थी कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग से भी कर लिया जाए, लेकिन विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग कर देने के लिए राजी नहीं था। अंततः विशेषाधिकार उन्मूलन के प्रस्तावों को पारित करने के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाने की मांग की गई और 1789 में एस्टेट जनरल की बैठक के साथ ही क्रांति का आगमन हुआ। इसलिए तत्कालीन आर्थिक दुर्दशा को फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इसमें विचारकों और दार्शनिकों की भी भूमिका थी क्रांति को होने में। तो पहला है मॉन्टेस्क्यू। दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में राजा के देवी अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया और फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थाओं की आलोचना ही नहीं की वरन विकल्प भी प्रस्तुत किया। उसने लिखा कि फ्रांसीसी सरकार निरंकुश सरकार है क्योंकि फ्रांस में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका संबंधी सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति अर्थात राजा के हाथ में केंद्रित हैं। इसलिए फ्रांस की जनता को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इसी संदर्भ में उसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार शासन के 3 प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को अलग-अलग हाथों में रखने की सलाह दी। उसने इंग्लैंड की सरकार को आदर्श बताया क्योंकि वहां सर्व संवैधानिक राजतंत्र था, जिससे वहां नागरिकों को स्वतंत्रता थी। वॉल्टेयर, अगला दार्शनिक है वॉल्टेयर। वॉल्टेयर ने अपनी पुस्तकों जैसे लेटर्स ऑन द इंग्लिश आदि के माध्यम से ब्रिटेन में व्याप्त उदार राजनीति, धर्म और विचार की स्वतंत्रता का बहुत अच्छा चित्रण किया और पुरातन फ्रांसीसी व्यवस्था से उसकी तुलना की और फ्रांस में व्याप्त बुराइयों और कमियों का उसने उल्लेख किया अपनी पुस्तक लेटर्स ऑन द इंग्लिश में। वॉल्टेयर ने चर्च के भ्रष्ट आचरण, असहिष्णुता, अन्याय, दमन और अत्याचार के विरोध में लिखा। चर्च की भ्रष्टता पर उंगली उठाते हुए उसने लिखा कि अब तो कोई ईसाई नहीं बचा क्योंकि एक ही ईसाई था और उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। उसने लिखा कि कुख्यात और बदनाम चीज को कुचल दो। यह स्पष्ट रूप से फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र और चर्च के अत्याचार पर प्रहार था। प्रोफेसर कैटेलबी ने वोल्टेयर को फ्रांस का बौद्धिक ईश्वर यानी इंटेलेक्चुअल गॉड ऑफ फ्रांस कहा था। वह दलितों के खातिर संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहता था। वोल्टेयर इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्र के अनुरूप ही फ्रांस में भी वैसा ही शासन स्थापित करना चाहता था। उसने कहा था कि 100 चूहों के स्थान पर एक सिंह का शासन मैं पसंद करता हूं। इसके बाद आते हैं रूसो। दोस्तों, रूसो ने अपनी पुस्तक एमिली द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और रूसोनी के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता की बात की। उसने कहा कि मनुष्य
स्वतंत्र पैदा होते हुए भी सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इन जंजीरों से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि हम प्राकृतिक आदिम अवस्था की ओर लौटें। रूसो ने कहा कि सामूहिक इच्छा से बने राज्य का यह अनिवार्य और सार्वभौम सत्य है कि वह सारे समाज को सर्वोपरि मानते हुए कार्य को संचालित करे। जिन लोगों को कार्यपालिका शक्ति सौंपी गई है वे जनता के स्वामी नहीं हैं, उसके कार्यकारी हैं और उनका कर्तव्य जनता की आज्ञा का पालन करना है। इस तरह उसका दृढ़ विश्वास था कि सर्वोपरि सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में नहीं होनी चाहिए। नेपोलियन ने उसके महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक वर्ष में उसके 13 संस्करण प्रकाशित हुए। और इसके अलावा तात्कालिक कारण जो हैं वो इस तरह से हैं। लुई 16वें के काल तक आते आते फ्रांस की वित्तीय व्यवस्था ऋणों में डूब चुकी थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस के दिवालियेपन पर मोहर लगा दी थी। अतः आर्थिक दुर्व्यवस्था को दूर करने के क्रम में तुर्गो, नेकर, कोलुन जैसे अर्थशास्त्रियों की मदद ली गई। कोलुन ने विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग पर कर लगाने का सुझाव दिया, लेकिन कुलीनों ने उसको अस्वीकार कर दिया। अंततः स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई और यह बैठक 1789 ईस्वी में 175 वर्ष बाद हो रही थी। स्टेट जनरल की बैठक का समाचार सुनकर सभी वर्ग उत्साहित थे। कुलीनों को उम्मीद थी कि इस बैठक में वे उन विशेषाधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे जो लुई 14वें के समय में उनसे छिन गए थे। मध्य वर्ग के लोगों का मानना था कि वे अपने पक्ष में प्रगतिशील नीतियों का निर्धारण करवा सकेंगे। किसानों को आशा थी कि वह सामंती विशेषाधिकारों के विरुद्ध आवाज उठाकर अपने अधिकारों को सुरक्षित कर उन उनके शोषण चक्र से मुक्त हो सकेंगे। इस तरह फ्रांसीसी राजतंत्र का समर्थन करने के लिए फ्रांसीसी जनसंख्या का कोई महत्वपूर्ण भाग तैयार नहीं था। एशेस जनरल के अधिवेशन में मताधिकार पद्धति के मुद्दे पर तृतीय स्टेट एवं अन्य स्टेट के बीच विवाद हो गया। मतदान के बारे में कहा गया कि प्रत्येक स्टेट का एक ही मत माना जाएगा। इस प्रकार विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का 2 और जनसाधारण का एक ही मत था, क्योंकि विशेषाधिकार प्राप्त में 2 वर्ग थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, और जनसाधारण वर्ग में केवल एक ही था, तो उनका एक वर्ग रह गया था। तो विशेषाधिकार वर्ग में प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के पादरी और कुलीन वर्ग आते थे। जनसाधारणों के प्रतिनिधियों ने अर्थात तृतीय स्टेट ने इस मतदान प्रणाली का विरोध किया, क्योंकि इससे वे बहुत संख्या में होते हुए भी अल्पमत में आ जाते हैं। तृतीय स्टेट यह चाहता था कि तीनों श्रेणियों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर बहुमत से निर्णय लें, लेकिन पादरी और कुलीन वर्ग अलग अलग बैठक चाहते थे। अतः तृतीय स्टेट ने स्टेट जनरल की बैठक का बहिष्कार कर अपने को समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि मानते हुए राष्ट्रीय सभा के रूप में घोषित कर दिया और पास के टेनिस कोर्ट में अपनी सभा बुलाई। तृतीय स्टेट ने 20 जून 1789 को, ये तिथि दोस्तों याद रखनी है, 20 जून 1789 को राष्ट्रीय सभा ने यह घोषणा की कि हम कभी अलग नहीं होंगे और जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक साथ में बने रहेंगे। यह एक क्रांतिकारी घटना थी। अंततः 27 जून 1789 को 16वें लुई 16वें ने तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक की अनुमति दी। यह जनसाधारण की विजय थी। यह राजा और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की पराजय का प्रथम दस्तावेज था। इस प्रकार स्टेट जनरल राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली बन गई और उसे राज्य की मान्यता मिल गई और वैधानिक हो गई। सभा ने 9 जुलाई 1789 को स्वयं को संविधान सभा घोषित करके देश के संविधान का निर्माण करना अपना सर्व प्रमुख लक्ष्य बना लिया। इसी समय लुई 16वें ने अर्थ मंत्री नेकर को बर्खास्त कर दिया था। अर्थ मंत्री नेकर को, जिसे जनता अपना समर्थक मानती थी, और इसे क्रांति को कुचलने का प्रयास समझा गया। उसी समय यह खबर फैल गई कि बास्तिल के किले में राजा ने शस्त्रों का भंडार जमा कर रखा है। अतः 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ ने बास्तिल के किले पर हमला कर दरवाजा तोड़ दिया और उसमें बंद कैदियों को मुक्त कर दिया। बास्तिल का पतन एक युगांतकारी घटना थी, जो निरंकुशता का पतन और जनता की विजय का प्रतीक थी। वास्तव में यह क्रांति का उद्घोष था। इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे क्रांति के विभिन्न चरणों के बारे में, किन किन चरणों के थ्रू क्रांति हुई। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति विभिन्न चरणों से होते अपने मुकाम तक पहुंची।
अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से क्रांति को निम्नलिखित 4 चरणों में बाँटा जा सकता है। प्रथम चरण 1789 से लेकर 1792 तक मान सकते हैं हम, संवैधानिक राजतंत्र का चरण। दूसरा है द्वितीय चरण 1792 से 1794, उग्र गणतंत्रवाद का चरण। तीसरा चरण है 1794-1799, उदार गणतंत्रवाद का चरण। और चतुर्थ चरण है 1799 से लेकर 1700 1814, तानाशाही और साम्राज्यवादी चरण। तो बात करेंगे प्रथम चरण की। इस चरण में पेरिस की भीड़ ने बास्तील के किले पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और इस तरह क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई। वस्तुतः बास्तील का किला निरंकुश था और अत्याचार का प्रतीक था और इसके पतन से पुरातन व्यवस्था को गहरी चुनौती मिली। इस घटना का प्रभाव फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा और ग्रामीणों ने सामंती करों के अभिलेखों को आग लगा दी। जो टैक्स के कागज उनको दिए जाते थे, उनमें उन्होंने आग लगा दी। जनता की इन कार्रवाइयों का राष्ट्रीय सभा पर भी गहरा असर पड़ा। अतः 4 अगस्त 1789 जो रात भर का राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन चला, जिसमें कानून निर्मित करके सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इस तरह इंग्लैंड और अमेरिका को समान कर दिया गया। राष्ट्रीय सभा का महत्वपूर्ण कार्य था एक संविधान का निर्माण करना। अतः राष्ट्रीय सभा की संविधान सभा कहलाई, राष्ट्रीय सभा ही संविधान सभा कहलाई और 26 अगस्त 1789 को संविधान सभा ने मानवाधिकारों की घोषणा की। मानवाधिकार क्या-क्या थे? संविधान सभा ने अपने आदर्शों और उद्देश्यों के रूप में मानवाधिकारों की घोषणा की। इस घोषणा में समानता के सिद्धांत पर बल दिया गया और कहा गया कि चूंकि सभी मनुष्य समान रूप से पैदा होते हैं, तो उन्हें समान अधिकार मिलने चाहिए। इन अधिकारों में स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा, अत्याचार का विरोध आदि अधिकार शामिल थे। इस प्रकार संविधान सभा ने आधारभूत सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और जनता की संप्रभुता की घोषणा की। संपत्ति के अधिकार को घोषणा पत्र में बार-बार दोहराया गया। इस अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। यानी संपत्ति के अधिकार पर खास करके फोकस किया गया। दूसरा क्या हुआ? चर्च पर नियंत्रण। राष्ट्रीय संविधान सभा ने चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया और जनता पर चर्च के नियंत्रण को कम करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में चर्च को राज्य के अधीन लाया गया और उसे रोम के पोप के प्रभाव से मुक्त कर राष्ट्रीय चर्च के रूप में तब्दील कर दिया गया। पहले उस पर पोप का प्रभाव रहता था, रोम के पोप का, लेकिन अब उसको राष्ट्रीय चर्च घोषित कर दिया गया। राज्य के प्रति पादरियों की वफादारी सुरक्षित करने के लिए सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी बनाया गया, जिसके अनुसार पादरियों को राज्य के प्रति निष्ठा शपथ लेनी पड़ती थी और जनता के द्वारा उसका चुनाव होता था। पोप और कुछ पादरियों ने इस कदम का विरोध किया। जिन पादरियों ने राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण की, वे ज्यूरर कहलाए और जबकि शपथ नहीं लेने वाले नॉन ज्यूरर कहलाए। इस कानून से क्रांति के विरुद्ध एक माहौल निर्मित होने लगा, क्योंकि अभी तक छोटे पादरियों ने क्रांति का समर्थन किया था, अब वे इससे अलग हो गए और कुछ पादरी देश छोड़कर विदेशों में चले गए और वहां यूरोप में क्रांति के विरुद्ध प्रचार करने लगे। अगला है संविधान निर्माण। राष्ट्रीय संविधान सभा ने फ्रांस के लिए लिखित संविधान तैयार किया और इस संविधान को 1791 में लुई 16 ने स्वीकृति दे दी। संविधान में 2 बातों पर बल दिया गया। एक, राज्य की सार्वभौम शक्ति जनता में निहित है। दूसरा, शक्ति का पृथक्करण राज्य और जनता के हित में है। यद्यपि शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक बनी रही, परंतु राजा के अधिकारों को सीमित किया गया। अब वह कानून निर्माता नहीं रहा। राजा को किसी देश से युद्ध या संधि करने का अधिकार नहीं था। कानून बनाने का अधिकार एक व्यवस्थापिका सभा को दिया गया और उसके सदस्यों की संख्या 745 थी। व्यवस्थापिका के सदस्यों के निर्वाचन के लिए नागरिकों को सक्रिय और निष्क्रिय 2 भागों में व्यक्त किया गया। मताधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को दिया गया। सक्रिय नागरिक 25 वर्ष से अधिक आयु के वे लोग थे जो राज्य को 3 दिन की आय के बराबर प्रत्यक्ष कर देते थे। सक्रिय नागरिक वो थे जो 25 साल से ज्यादा की उम्र के थे और 3 दिन की आय के बराबर डायरेक्ट टैक्स सरकार को देते थे। जबकि निष्क्रिय नागरिक वे थे जो गरीब थे, जो टैक्स नहीं देते थे। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस की प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन किया। प्राचीन प्रांतों को खत्म करके संपूर्ण देश को 83 विभागों में विभक्त कर दिया गया। इन विभागों को कैंटन और कम्यून में बांटा गया। कैंटन और कम्यून में प्रत्येक इकाई का शासन चलाने के लिए निर्वाचन परिषद होती थी।
जिसका चुनाव सक्रिय नागरिक करते थे। इस तरह स्थानीय स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक सारी राज्य व्यवस्था बुर्जुआ के वर्ग में आ गई। क्रांति का दूसरा चरण, जो कि 1792 से लेकर 1794 तक माना जा सकता है, राष्ट्रीय सभा के भंग होने के पश्चात 1791 ईस्वी में 745 सदस्यीय व्यवस्थापिका सभा अस्तित्व में आई थी। इस व्यवस्थापिका सभा में अध्यक्ष के दाहिने हाथ की ओर बैठने वाले दक्षिणपंथी कहलाए ये लोग अनुदार और राजतंत्र के समर्थक थे, जबकि बाईं ओर बैठने वाले वामपंथी कहलाए, और यह समूह मूल परिवर्तनवादियों यानी रेडिकल्स का था, जो उग्र और क्रांतिकारी थे। रेडिकल्स भी दो वर्गों में विभाजित थे, जिरोंदिस्ट और दूसरा जैकोबियन। रेडिकल्स दो भागों में बटे हुए थे, जिरोंदिस्ट और जैकोबियन। इसी बीच फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में फैलने लगा। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस में से भागकर यूरोप के अन्य क्षेत्रों में चले गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। दूसरी तरफ फ्रांस के क्रांतिकारी अन्य देशों में भी क्रांतिकारी सिद्धांतों को प्रचार कर रहे थे। फलतः यूरोप के अन्य राजा संकित हो गए, उन्हें भी क्रांति का डर लगने लगा। परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों का आपसी संबंध बिगड़ा। ऑस्ट्रिया ने क्रांतिकारियों को मना करने पर भी फ्रांस के राजतंत्र के समर्थक शरणार्थियों को अपने यहाँ पर रहने दिया था। अतः व्यवस्थापिका सभा ने अप्रैल 1792 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, किंतु फ्रांस की सेना बुरी तरह पराजित हो गई, और इस पराजय से फ्रांस की जनता को विश्वास हो गया कि राजा ने ऑस्ट्रिया को फ्रांस की सैन्य शक्ति और सुरक्षा के बारे में भेद बता दिए हैं। अतः राजा के प्रति जनता का रवैया उग्र हो गया। इन परिस्थितियों में फ्रांसीसी राजतंत्र के समर्थन में प्रसा और ऑस्ट्रिया ने घोषणा की कि फ्रांस की जनता राजा की आज्ञा का पालन करे, अन्यथा हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इस तरह फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी। इस घोषणा से फ्रांस की जनता और उग्र हो गई और उसने राजा को घेर लिया। राजा भागकर व्यवस्थापिका सभा की शरण में पहुंचा। अब यह विचार किया जाने लगा कि व्यवस्थापिका सभा भंग की जाए, पुनः चुनाव हो, नई व्यवस्थापिका सभा बने और वह राजतंत्र के भविष्य पर अपना निर्णय दे। इसी के साथ व्यवस्थापिका सभा को समाप्त कर दिया गया और वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। तो दोस्तों अब बात आती है राष्ट्रीय कन्वेंशन और आतंक का राज्य। दोस्तों 21 सितंबर 1792 ईस्वी को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें जैकोबियन और जिरोंदिस्ट दल प्रमुख थे। जैकोबियन अनुशासित और संगठित थे, पेरिस की भीड़ पर इनका प्रभाव था। इसके प्रमुख नेता थे दांते, रॉबेस्पियर और हिटलर आदि। दूसरी तरफ जिरोंदिस्ट थे, ये शिक्षित और सुसंस्कृत लोग थे। इन्हें किताबी ज्ञान अधिक था, फलतः ये व्यवहारिक और राजनीतिज्ञ नहीं थे। प्रमुख नेता थे इनके स्नार, मैडम रोला और ब्रिसो आदि। यहाँ समझने की बात यह है कि दोनों गुट गणतंत्र के हिमायती थे, विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। अंतर केवल स्वरूप का था, बस दोनों अलग अलग तरह के थे, लेकिन मकसद दोनों गुटों का एक ही था। वस्तुत है जिरोंदिस्तों ने फ्रांस में उदारवादी स्थान ग्रहण कर लिया था। उनका मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है और उसका अंत होना चाहिए। वे और अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे, उधर जैकोबियन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्गों के प्रति सद्भावपूर्ण रवैया रखते थे। नेशनल कन्वेंशन ने क्या क्या कार्य किए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई और फ्रेंच राष्ट्रभाषा घोषित की गई। गुलामी प्रथा समाप्त की गई और ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त किए गए। सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त कर पारिवारिक जीवन में समानता को स्थापित किया गया। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना दिवस से नया पंचांग यानी 22 सितंबर 1792 से लागू किया गया। माप तोल की नई पद्धति ग्राम लीटर मीटर शुरू की गई। कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की गई। मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दी गई। धनवानों पर आयकर और युद्ध कर लगाया गया। धर्म के मामले में राज्य ने अपनों को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया और पादरियों को कोई मान्यता नहीं दी।
अब आता है क्रांति का तीसरा चरण 1794 से लेकर 1799 तक। तृतीय चरण उदार गणतंत्र। दोस्तों ये डायरेक्टरी का शासन था। वस्तुतः नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण कर कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल को सौंपा। मंडल के सभी सदस्यों के अधिकार बराबर थे। प्रत्येक सदस्य बारी बारी से 3 महीने के लिए अध्यक्ष हुआ करता था। प्रत्येक वर्ष एक सदस्य कार्यकाल समाप्त होना था और उसके बदले दूसरे सदस्य की नियुक्ति की जानी थी। इस तरह नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ और 1795 ईस्वी से 1799 तक चला। अंत में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया और डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित और दुखमय रहा। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण और सेनाध्यक्षों की नियुक्ति फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने के अधिकार प्राप्त थे। संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्या थी युद्ध की समस्या। दूसरी तरफ डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन, अयोग्य और भ्रष्ट थे। अतः डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी और व्यापार ठप हो गया और उसकी विदेशी नीति भी कमजोर रही। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे शासक की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके और विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके। तो इस काल में नेपोलियन ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अंततः डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। और चौथा चरण है 1799 से लेके 1814 ईस्वी तक। 1799 ईस्वी में नेपोलियन ने डायरेक्टरी का शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसलर बना। 1804 ईस्वी में उसने अपने को सम्राट घोषित किया और इस तरह नेपोलियन ने तानाशाही साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। दोस्तों अब बात करें क्रांति के प्रभाव की। फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या प्रभाव हुए। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभावों को निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। नंबर 1, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे का प्रसार हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक शब्द थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो दोस्तों इसमें क्रांति का पहला प्रभाव है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे का प्रसार। फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक शब्द थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन तीनों शब्दों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। जिस प्रकार धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में सत्यम, शिवम और सुंदरम का महत्व है, उसी प्रकार राज्य व्यवस्था में स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का भारत सहित अनेक देशों के संविधानों में भावना को देखा जा सकता है। दूसरा था लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विकास। फ्रांसीसी क्रांति का महत्व इस बात में है कि इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिष्ठित किया गया। क्रांति ने शासन के देवी सिद्धांत को अंत करके लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को मान्यता दी। मानवाधिकारों की घोषणा ने व्यक्ति की महत्ता और को प्रतिपादित किया और यह सिद्ध किया कि सार्वभौम सत्ता जनता में निहित है और शासन का अधिकार जनता से आता है। अगला है सामंतवाद की समाप्ति। फ्रांसीसी क्रांति ने सामंतवादी व्यवस्था पर चोट कर सामंती विशेषाधिकारों का अंत किया और क्रांति की यह उपलब्धि यूरोप के अन्य देशों को भी प्रभावित करती रही। राष्ट्रवाद का प्रसार। फ्रांसीसी क्रांति ने जन जन में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया। वस्तुतः अभी तक आम जनता की भक्ति राजा के प्रति थी। फ्रांसीसी क्रांति ने राजभक्ति को देशभक्ति में परिवर्तित कर दिया। अगला है धर्मनिरपेक्षता की भावना का प्रसार। फ्रांसीसी क्रांति ने धर्म को राज्य से अलग कर धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया। अब धर्म व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु बन गई और जिसमें राज्य को किसी तरह हस्तक्षेप नहीं करना था। और इसके अलावा हुआ सैन्यवाद का विकास। फ्रांसीसी क्रांति ने सैन्यवाद को प्रेरित किया। वस्तुतः नागरिकों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई और युद्ध के लिए जनता
की पूर्ण लामबंदी के लिए यह पहली अपील थी। कहा गया कि अब से जब तक गणतंत्र के प्रदेश से शत्रुओं को निकाल कर बाहर नहीं कर दिया जाता, तब तक फ्रांसीसी जनता स्थायी रूप से सैनिक सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी। अभी तक युद्ध राजा के पेशेवर सैनिकों द्वारा ही लड़ा जाता था। इसी सैन्यवाद ने आगे चलकर अनेक राष्ट्रों को प्रभावित किया और प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना। इसके अलावा किया अधिनायकवाद की शुरुआत। फ्रांसीसी क्रांति को अधिनायकवाद का उद्गम स्रोत माना जाता है। रॉबेस्पियर के आतंक का शासन उसका पहला जीता जागता सबूत था। क्रांति के दौरान अनेक नीतियों और सिद्धांतों को बदलना पड़ा और वे असफल हुई। फलस्वरूप एक व्यक्ति की योग्यता पर बल दिया जाने लगा। इसी से नेपोलियन जैसे तानाशाह का उद्भव संभव हुआ। आगे चलकर इटली, जर्मनी सहित कई देशों ने अधिनायकवाद पनपा। समाजवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने समाजवादी आंदोलन की दिशा दी। एक प्रगतिवादी संस्था एनरेजेज के लोगों ने जनता की ओर से बोलने का दावा करते हुए मांग की कि कीमतों पर सरकारी नियंत्रण हो, गरीबों की सहायता की जाए और युद्ध खर्च को पूरा करने के लिए धनवानों पर भारी कर लगाए जाएं। अधिकतम नियम के तहत वस्तुओं का अधिकतम मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया। 1795 ईस्वी में पैंथियन सोसाइटी का गठन हुआ। इसका उद्देश्य मजदूर वर्ग के आंदोलन को सशक्त करना था। इससे संबंधित एक ट्रिब्यून नामक पत्र निकलता था, जिसका संपादक नोएल वपूफ होता था। नोएल वपूफ वह फ्रांस में ऐसी राज व्यवस्था स्थापित करना चाहता था जो पूंजीवादी प्रभाव से मुक्त हो और आर्थिक समानता से परिपूर्ण हो। तो दोस्तों, इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण बातों को पढ़ा। दोस्तों, हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।